Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Mullet classes. Today I will discuss about management of natural resources. This is a chapter 16 of class 10 science CBSE. Then last lecture में हमने डिस्कस किया था chapter 15 our environment. And ये आपका लास्ट लेक्चर है क्लास 10th का. ओके, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑलराइट गाइस. ओके, तो देखिए अब तक मैंने जो 10th क्लास में बायोलॉजी के चैप्टर थे आपके, आई मीन साइंस में जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं उन सबको मैंने सारे चैप्टर ही डिस्कस किए हुए हैं. ये आपका ओनली लास्ट चैप्टर, इसको मैं भी डिस्कस कर देती हूँ. ऑलराइट. एंड क्लास 9th में भी चैप्टर जो आपका मे बी 15 रह गया है, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस कर दूँगी एक दिन में. एंड जो 9th क्लास में बायोलॉजी इतना पोर्सन था वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद हमारी केमिस्ट्री, देन उसके बाद हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी. ऑलराइट गाइस. ओके, लेट्स स्टार्ट. डन. सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे यूज़ में आते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं. अगर हम सिंपल रिसोर्सेज की बात करें तो मेरे एक लैपटॉप है मेरे पास, ये क्या है? मेरे लिए एक रिसोर्स है. मेरे पास एक पेन टैब है, एक रिसोर्स है. मेरे पास एक पेन है, दिस इज़ ऑल्सो रिसोर्स. ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे रिसोर्स है जो हमारे किसी न किसी यूज़ में आ रहे हैं. अब नेचुरल क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है और जो हमारे यूज़ में आता है. ठीक है ना, जो हमें नेचर से मिलता है एंड जो हमारे यूज़ में आता है उससे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज प्रोवाइड टू अस, रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं बाई नेचर. ठीक है, नेचर के द्वारा. लाइक आपका सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड बाई मैन. ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज्ड होते हैं फॉर इज सर्वाइवल, उनकी सर्वाइवल के लिए. दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अब टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, there are two type of natural resources. first one is exhaustable and second one is inexhaustible. exhaustable क्या है? जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? exhaustable रिसोर्सेज बोलेंगे. लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है ना, कोयला होता है वो एंड पेट्रोलियम. inexhaustible रिसोर्सेज में कहेंगे प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं inexhaustible resources like air and water. All right guys, very good, very good. Management of natural resources is, अब क्या है कि चैप्टर का नेम ही है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमें इस नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट क्यों करना है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अपने नेचर को कंजर्व करने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी. तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें इसका मैनेजमेंट करना है. ठीक है ना. दे आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड एक्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कई सारे लॉज बनाए, कई सारे एक्ट बनाए. तो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे लॉज एंड एक्ट बने हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है ना. तो इससे क्या होगा? हमारा मैनेजमेंट, आई मीन जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होगा? मैनेजमेंट होगा. ऑलराइट. एक जो आपका है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है ना, जो हमारा 1985 में बना था. तो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम इन 1985 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा. जो गंगा का जो वाटर था वो इतना कंटामिनेटेड था, इतना पॉल्यूटेड था कि उस वाटर को हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना था. तो हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट निकाले गंगा के वाटर को इम्प्रूव करने के लिए. तो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट कैम इन 1985 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा. गंगा के पानी को उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. तो उसमें कंटामिनेशन था, आई मीन उसमें कंटामिनेटेड वाटर था. तो ऑफ गंगा कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलाइफॉर्म. आई मीन जो गंगा का वाटर इतना कंटामिनेट था, आई मीन इतना पॉल्यूटेड था, इतना पॉल्यूशन था उसमें कि उसमें कोलाइफॉर्म, ठीक है ना, ई कोलाई प्रेजेंट था. कोलाइफॉर्म मतलब एक बैक्टीरिया का फॉर्म है कोलाई, तो वो प्रेजेंट था. और ये कोलाई फॉर्म, आई मीन जो ई कोलाई है वो कहाँ पाया जाता है?
ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलाइफॉर्म अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने देखा, गंगा एक्शन प्लान हुआ तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वही हमारे गंगा के पानी में है, ठीक है ना। एंड एसिडिक वाटर, और गंगा का वाटर कैसा था, एसिडिक था। तो कैन बी टेस्टेड बाई द पीएच पेपर एंड पीएच मीटर, पीएच मीटर के द्वारा हमने जब टेस्ट किया तो गंगा का पानी कैसा था, एसिडिक था। फिर कई सारे एक्शन प्लान लिए फिर हमारी गवर्नमेंट ने इस वाटर को इम्प्रूव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, ओके। द 3 Rs टू सेव द एनवायरनमेंट, हमारे पास 3 R हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। फर्स्ट वन इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ठीक है ना। 5 R भी हैं लेकिन हमारी NCERT में 3 R दे रखे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस, मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब बहुत कम से कम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। लाइक हम लोग जो अपनी पर्सनल कार यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उससे क्या है हमारा कितना पेट्रोल वेस्ट होता है, ठीक है ना। अब पेट्रोल से क्या निकलेगा, हमारा कार्बन, ठीक है ना। कार्बन, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगी, पॉल्यूटेड करेगी, पॉल्यूशन होगा हमारे एनवायरनमेंट में, राइट। तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें मेट्रो का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। देन हमें कम से कम अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें जो हमें कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकिल क्या है, मीन्स द मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग कैन अगेन बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। जो हम पेपर, प्लास्टिक, ग्लास इन सब का यूज़ करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज हम न्यू थिंग बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यू पेपर बनाने में, न्यू प्लास्टिक, न्यू ग्लास, मेटल्स बनाने में इनका यूज़ करते हैं। रिसाइकिल हम इससे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है रीयूज़, मीन्स यूजिंग दिस अगेन एंड अगेन, मतलब इनका हम जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो हम जैम या पिकल्स के जार लेके आते हैं, उनकी बोटल्स लेके आते हैं, तो उनका यूज अपने किचन में कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी NCERT में, ये हमारा रीयूज हो जाएगा। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द इफेक्ट अवर चॉइसेस ऑफ लिविंग मेक्स ऑन द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू द एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक है, ठीक है ना, हमारी इंडिया की, हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमिक है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट से, ठीक है ना। अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी तो हमारा इन्वायरमेंट डेवलप होगा, ठीक है ना। तो दस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब विदाउट नेचुरल रिसोर्स के डिप्लेशन के जब इकोनॉमिक हमारी डेवलप होती है, ठीक है ना, मतलब हम ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूटेड ना करें, ठीक है ना, ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ ना करें और हमारी इकोनॉमिक डेवलप हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट हो उसका, लेकिन हम ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज़ ना करें, इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कम से कम यूज़ करें। अब वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों आवश्यकता है। दे आर लिमिटेड इन मतलब क्वांटिटी, ठीक है ना, ये बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन को इंक्रीज करती हैं। देयर डिमांड हैज़ इंक्रीज रिजल्टिंग इन द ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे रिसोर्स का। These resources take a really long time to form, thus depletion will cause problem for future generation. अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका डिप्रेशन हो जाएगा एंड हमारी जो आने वाले जनरेशन है उसको प्रॉब्लम होगी, वो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, ठीक है ना। आपकी NCERT में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दे रखा है कि उसे कैसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है ना, और वाटर दे रखा है, वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए। तो फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फॉरेस्ट क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हो, डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, मतलब वहाँ अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो फॉरेस्ट क्या है,
फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है ना। हॉटस्पॉट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो फुल हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। द बायोलॉजिकल ऑफ एन एरिया कैन बी मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड देयर। जो वहाँ बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं उससे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। मेन एम है कंजर्वेशन का कि अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो इससे हमारी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, मतलब हम अपनी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है ना। अब एक आपका आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो एक आंदोलन था आपका अमृता देवी, ठीक है ना। अमृता देवी की याद में एक नेशनल अवार्ड मिलता है, मैं आपको बताऊँगी क्या था। अमृता देवी की याद में एक नेशनल अवार्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई की मेमोरी में अवार्ड दिया जाता है। हु लॉस्ट हर लाइफ इन द प्रोटेक्ट ऑफ खेजड़ी ट्री इन राजस्थान अलॉन्ग विथ 363 अदर पीपल्स। देखिए, जो अमृता देवी थी उन्होंने खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है ना। मतलब क्या था, राजस्थान में एक राजा थे, तो उन राजा का अपने मंत्री से कहना था कि एक जो अमृता देवी जहाँ रहती थी वहाँ का जो पूरा फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ के जो पेड़ है उनको काट लो, क्योंकि उनकी लकड़ी बहुत अच्छी है। तो अमृता देवी ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हमारे कोई प्लांट नहीं कट होंगे, यहाँ पे कोई भी इनको कट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो वहाँ के मंत्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे राजा का आदेश है, ऑर्डर है, आपको हमें ये पेड़ काटने होंगे। अमृता देवी ने कहा नहीं, हम इन पेड़ को नहीं काटने देंगे, चाहे आप बेशक हमारी जान ले लीजिए। तो अमृता देवी की वहाँ पे इन्होंने पेड़ को काटा और अमृता देवी और उनकी 2 लड़कियाँ थीं उनका भी सिर काट दिया, मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी। और उनके साथ साथ 363 अदर पीपल्स भी, उनकी भी डेथ होगी, उन्होंने भी अपनी जान दे दी, ठीक है, खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए। ऐसे एक आंदोलन है चिपको आंदोलन, ठीक है ना। तो ये चिपको आंदोलन एमपी में जो आपके ट्रीज थे, ठीक है ना, मूवमेंट ऑर्डर इन गढ़वाल, ठीक है ना, इन अर्ली 1970 में। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू एंड एलिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। मतलब जो गढ़वाल था तो वहाँ पे जो ट्रीज थे, ठीक है ना, उन पे लोग चिपक गए, ठीक है ना, और वहाँ के ट्रीज को नहीं कटने दिया। ये एमपी की बात है 1970s में। तो वहाँ पे लोग पेड़ों से चिपक गए और वहाँ के पेड़ों को नहीं काटने दिया। जो वहीं के लोग थे, जो वहाँ पर रहते थे लोग, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन लोगों ने पेड़ से चिपक गए और वहाँ के एक भी पेड़ को नहीं काटने दिया। तो ये था चिपको आंदोलन। ऐसे ही हमने प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1972, वेस्ट बंगाल में 1972 में साल फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन किया था। जो वहाँ के नियर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया था। गवर्नमेंट ने उन लोग को बोला कि आप इन साल फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब हमने अपनी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। देखिए, अगर हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा, ठीक है ना, एंड CO2 का लेवल इतना नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो CO2 नहीं बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब यूजेस हैं हमारे प्लांट लगाने की। तो आप लोग भी एक ट्री अवश्य लगाएं, ठीक है। अपनी लाइफ में कम से कम एक ट्री तो जरूर लगाएं, ओके। अब देखिए, स्टेक होल्डर्स होते हैं। अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। मतलब जो फॉरेस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और जो वहाँ की देखभाल करते हैं वो स्टेक होल्डर। कई टाइप के होते हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट दे डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। लोकल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। लोकल पीपल होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पर फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो जो लोकल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट से ही अपना फूड वगैरह लेते हैं, तो उन फॉरेस्ट पे सर्वाइव रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हु ऑन्स द लैंड एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट जो उन पर रिसोर्स कंट्रोल करती है, ठीक है, और उन पर ही डिपेंडेंट रहती है। और भी इसमें होते हैं लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ इंथुसियस्ट
तो हु वांट्स टू कंजर्व नेचर, जो कंजर्व मतलब नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं। तो ये सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाइजली टू मेक देम अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है ना, मतलब ऐसा हम रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना, ऐसे उसे मैनेज करना कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के यूज़ में आ सके, उनके लिए अवेलेबल हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वाटर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेस्ट को कंजर्व करना, अब नेक्स्ट है आपका वाटर। तो वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जितने भी आपके ज़मीन पर, जितने भी लैंड पर, जितने भी लाइफ है, उन सब के लिए वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना, बेसिक नेसेसिटी है। इरिगेशन मेथड लाइक डैम्स, टैंक एंड कैनाल हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जब हम अपने फील्ड, जो हमारी खेती होती है, उनमें हम इरिगेशन का सिंचाई करते हैं, तो उसके लिए कई सारे मेथड यूज़ करते हैं, लाइक डैम का, टैंक का, कैनाल का, हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो हैं डैम की। ठीक है ना, तो कई सारे आपके डैम बनाए गए हैं। ठीक है, तो डैम से में बहुत सारे कई सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज क्या है? इंश्योर एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है ना, वाटर को हम यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं इरिगेशन के लिए। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इन रीजन्स, और जो रीजन्स है वहाँ पे हम वाटर की भी सप्लाई कर पाते हैं। तो ये सारे तो हैं डैम बनाने के आपकी बहुत सारे एडवांटेज। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, जहाँ पे सपोज दैट, मैं पहले लेती हूँ तो बताती हूँ। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक डैम बनाया। ठीक है ना, आपका यहाँ पे एक डैम है। ठीक है ना, यहाँ पे एक डैम है। तो अब जो वाटर यहाँ पे है, जो आपका डैम है, यहाँ वाटर स्टोर है, जो आपका जो वाटर था, मतलब पहले रिवर थी, तो आपका वाटर किसी विलेज में जा रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे और जा रहा था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब आपका बराबर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका रिवर थी। ठीक है ना, एंड यहाँ पे डैम बनाया, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे आसपास, यहाँ पे लोग रहते थे, उनको यहाँ से क्या कर दिया, उन लोगों से बोला कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो उनका जो स्थान था, जो यहाँ रहते वो भी डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है ना, वो कहीं और चले गए। इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। ठीक है ना, इसमें कई सारी पब्लिक मनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विदाउट गिविंग प्रॉपर बेनिफिट्स। कॉज इज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनको भी काट दिया जाएगा। ठीक है ना, डैम बनाने के लिए, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस पर्पस। जब हम रेन वाटर का कलेक्शन करते हैं, किसके लिए? कई सारे पर्पस में यूटिलाइजेशन करने के लिए, वेरियस पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के लिए जब वाटर कलेक्शन करते हैं, रेन वाटर, उसे बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लोग जो रेन वाटर होता है उनको स्टोर करते हैं। ठीक है ना, वाटर के हार्वेस्टिंग के। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? कोल एंड पेट्रोल आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोल वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज वेरी डीप इनसाइड द अर्थ सम 500 मिलियन ईयर है। जब आपके जो ट्रीज़ होते हैं वो बरीड कर देते हैं, वो ज़मीन में बहुत अंदर तक उनको बरीड कर देते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे सालों के बाद उनमें क्या होता है, कोल बनता है। ठीक है, तो कोल किससे बनता है? जो आपके ट्रीज़ के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा अंदर ज़मीन तक डीप इनसाइड उन्हें बरीड करते हैं। तो 500 मिलियन के बाद, ठीक है, उन्हें हम अगर देखेंगे वहाँ पे तो आपको कोल मिलेगा। नेक्स्ट पेट्रोलियम भी बनता है। तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाई द बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैराइन प्लांट एंड एनिमल। जो डेड मैराइन प्लांट एनिमल होते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन के द्वारा पेट्रोलियम बनता है। ठीक है ना, बरीड एट द बॉटम ऑफ द सी। दिस डिकम्पोजिशन टेक प्लेस अंडर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर टेम्परेचर, ऑफकोर्स हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा तो उससे क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। टेक, और यहाँ पे भी टाइम कितना लगता है, मिलियन ईयर को टाइम लगता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और ये क्या होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है वेरी सून कोल एंड पेट्रोलियम विल बी एक्सटिंक्ट, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एट प्रेजेंट रेट ऑफ यूजेस पेट्रोलियम विल लास्ट us for about 40 years and the coal resources will last for another 200 years। मतलब इनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल का आप ज़्यादा 40 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं एंड कोल का 200 ईयर्स तक।
बस उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ अ एक्सुटेबल रिसोर्सेज। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, और कई सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, कई सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं आपको फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने से, लाइक कंबक्शन, ठीक है ना। तो कंबक्शन ऑफ अ कोल एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लार्ज अमाउंट पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एंड आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। दे आर कॉज एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं एंड कॉज वेरियस डिजीज़ लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, आपको थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उनका अमाउंट अधिक हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग आएगी। ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो आपको पता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है ना। तो एंटी ग्लोबल वार्मिंग, आपका ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये सब आपके मे बी जो आपका क्लास 9th में चैप्टर दे रखा है नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ मैंने वो सब कुछ डिस्कस किया, तो आप लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही रहेगा, ऑलराइट। एंड ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब वो क्लास 10th की बायोलॉजी आप लोग की पूरी ही यहाँ फिनिश हो चुकी है। अब वो नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो आप लोग से सो वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।